हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेवंथ लेक्चर ऑन वेव ऑप्टिक्स। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लाइट के वेव नेचर से जुड़ा एक फिनोमिना स्टडी करने वाले हैं जो है इंटरफेरेंस। देखिए, जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर, वहाँ पर मैंने क्या बोला था, अगर आप लाइट को वेव मानते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिना को आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो, सच एज पोलराइजेशन, जिसके बारे में हमने लास्ट के फ्यू लेक्चर्स में बात करी थी। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वी विल बी स्टडिंग इंटरफेरेंस। ओके, इंटरफेरेंस की हम बात करेंगे। देन वी विल बी स्टडिंग डिफ्रैक्शन। तो ये जो डिफ्रैक्शन वाला फिनोमिना है बाद में आएगा, इसी के अंदर हम रिजॉल्विंग पावर का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझेंगे। फिलहाल बात करते हैं इंटरफेरेंस के साथ। देखो, इंटरफेरेंस क्या है। इंटरफेरेंस ना सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स से जुड़ा एक कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर मान लेते हैं कि दो हमारे पास लाइट वेव है जो किसी वन पर्टिकुलर पॉइंट पर एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेगी, या एक तरीके से मान लो वहां पर वो सुपरपोज हो जाएगी, जिसके कारण लाइट की जो इंटेंसिटी होती है उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है, मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। मान लो दिस इज वन पाथ, जिस पाथ के अलोंग लाइट की एक वेव ट्रेवल करेगी। तो इस वेव को भी मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज दिस इज वेव, इस पॉइंट तक वो जा रही है, और इसी पॉइंट पर एक दूसरे पाथ से दूसरी वेव ट्रेवल करने वाली है। और ये जो दूसरी वेव होगी, इसका जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है वो सेम है, एम्पलीट्यूड अलग हो सकता है। यहाँ पर मैं इसे इस तरीके से एक वेव ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, और मान लो ये दोनों वेव इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है वो इंटरफेयर करेंगे। आगे वो ऐसे जा सकते हैं, अगर उनके पास स्पेस है तो दे कैन मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल। बट यहाँ इस पॉइंट पर देखिए, अब ये जो इंटरफेरेंस है वो कई तरीके से हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है, या इन बिटवीन इनके बीच में कुछ भी फेज डिफरेंस हो सकता है उन दो पर्टिकुलर लाइट वेव के लिए। अगर मान लीजिए कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो गया तो क्या होता है, crest of one wave coincide with the crest of another and trough of one wave coincide with the trough of another। उस केस में जो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी निकल कर आती है वो मैक्सिमम निकल कर आती है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के जो एम्पलीट्यूड है उनका वेक्टर सम भी ज़्यादा निकल कर आता है। अगर मान लीजिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, मतलब एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के ट्रफ से, और पहले वेव का ट्रफ अगर दूसरे वेव के क्रेस्ट से सुपरपोज होता है, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो मिनिमम निकल कर आती है। और वो इसलिए होता है क्योंकि रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो सब्सट्रैक्शन, मतलब एक वेव के एम्पलीट्यूड से दूसरे वेव के एम्पलीट्यूड को हमें माइनस करना पड़ता है। और चूंकि एम्पलीट्यूड कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो इंटेंसिटी है वो भी कम हो जाती है। सो दिस वेरिएशन, और वी कैन से मॉडिफिकेशन इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस ऑफ टू और मोर लाइट वेव्स, दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस फिनोमिना। तो मैं क्या कर लेता हूँ, पहले डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर इंटरफेरेंस को और थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो आई कैन राइट हियर द modification in the intensity of light। अब जब ये मॉडिफिकेशन आप देख रहे हो तो कैसे देख रहे हो, किसी पॉइंट पे जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पर आपको लाइट की इंटेंसिटी लार्जर दिखेगी, जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पर लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम दिखेगी। तो उसको हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। तो द मॉडिफिकेशन इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीइंग लार्जर, इसको मैं आई मैक्स लिख रहा हूँ, एट सम प्लेसेस एंड स्मॉलर, स्मॉलर इंटेंसिटी जिसको हम बाद में आई मिनिमम भी लिखेंगे, एट सम अदर प्लेसेस, एंड दिस इज हैपनिंग ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ। ठीक है, तो ये बेसिक सा डेफिनेशन इंटरफेरेंस का। हम थोड़ा सा इंटरफेरेंस को अभी और डिटेल में समझते हैं। तो दो तरीके के इंटरफेरेंस को हम डिस्कस करेंगे, वन इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड अनदर वुड बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, अगर ये एक वेव है
लाइक दिस। दिस इज द मीन पाथ। इस तरीके से हमने मीन पाथ ड्रॉ किया है। एंड लेट से देयर इज अनदर वेव जिसमें दोनों के क्रेस्ट और दोनों के ट्रफ जो है वो सुपरपोज हो रहे हैं। इस तरीके से मान लेते हैं दूसरी वेव है जो सुपरपोज हो रही है। ठीक है, अब ये जो ब्लैक कलर से मैंने वेव निकाली है उसका जो एम्पलीट्यूड है उसे हम A1 लिखेंगे। तो द एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव इज A1 एंड जो ग्रीन कलर से वेव निकाली है उसके एम्पलीट्यूड को मैं A2 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड अलग अलग है और यहाँ पे फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि A2 इज ग्रेटर देन A1। ठीक है, ऐसे देखने को मिल रहा है। अब होता क्या है, ध्यान से देखना। जहां पर सुपर पोजिशन होता है वहां पर आप देख रहे हो क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ और ट्रफ ट्रफ के साथ कोइंसाइड हो रही है। इस केस पे एक रिजल्टेंट वेव फॉर्म होती है और उस रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, वेक्टर सम ऑफ एम्पलीट्यूड ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स। अब पहले वेव का एम्पलीट्यूड A1, दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड A2 और कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में दोनों का समेशन, तो जो रिजल्टेंट वेव निकल कर आ रही है अगर मैं उसको इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ तो वो आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी, इस तरीके से। दिस इज द रिजल्टेंट वेव, दिस इज द रिजल्टेंट वेव। तो रेड कलर जो है वो रिजल्टेंट वेव है और उस रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा अगर मैं उसको R से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो हम जानते हैं एज पर लॉ ऑफ सुपरपोजिशन R वुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ A1 एंड A2, ये हमें पता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो चूंकि दोनों ही जो एम्पलीट्यूड होंगे वो एक ही दिशा में जा रहे हैं तो आपको डायरेक्टली दोनों को सम कर लेना है। सो आई एम टेकिंग R इज इक्वल टू A1 प्लस A2। ठीक है, और ऐसे जब होता है कि डायरेक्टली दोनों सम हो रहे हैं तो दिस नथिंग बट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम है, इसलिए हम उसको समेशन ऑफ A1 प्लस A2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है विच इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो इंटेंसिटी में क्या लिखते हैं हम लोग, हमें पता है इंटेंसिटी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, बराबर है। अब आप देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म हुई है बिकॉज ऑफ सुपरपोजिशन उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, तो आई कैन राइट इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है इसलिए मैं इंटेंसिटी को भी मैक्सिमम लिख रहा हूँ। सो दैट वुड बी R मैक्स का स्क्वायर सिंपली। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये जो I मैक्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 प्लस A2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। अब देखो, ये जो पर्टिकुलरली सुपरपोजिशन हुआ है इसमें क्या क्या कंडीशंस हमने देखी है। थोड़ी देर के लिए मैं जो रिजल्टेंट वेव है उसको यहाँ पे हटा देता हूँ इस तरीके से, ये बाद में जब ज़रूरत पड़ी तो हम ले लेंगे। अब हमारे पास दो वेव्स है। देखिए, जब दोनों वेव्स एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुई है तब हमने देखा कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होते हुए दिखा। क्या हो अगर मैं ये जो सेकंड ग्रीन कलर की वेव है इसकी पोजीशन, मतलब इसका जो स्टार्ट पॉइंट है वो थोड़ा शिफ्ट कर दूं। तो अगर मान लीजिए मैं इस ग्रीन वेव को हटा के यहाँ इधर शिफ्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, अगर ये पहले वेव का स्टार्ट पॉइंट था तो यहाँ से जो दूसरी ग्रीन वेव है वो कितने डिस्टेंस पर चली थी, λ/2 डिस्टेंस पर चली थी, क्योंकि ये जो एक वेवलेंथ होती है इसका डिस्टेंस होता है लैम्बडा और मैं क्या कर रहा हूँ हाफ ऑफ द वेव से सेकंड वेव स्टार्ट करवा रहा हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन देखने को मिल रहा है, एक वेव का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ से कोइंसाइड हो रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर इंटरफेरेंस है ये कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा। फिर हमें क्या करना है, इसी वेव को अगर मैं थोड़ा सा और दूर लेकर शिफ्ट कर दूँ, देखो इस पॉइंट पे, यहाँ इस पॉइंट पे अगर शिफ्ट करता हूं तो भी देखो आगे कौन सा इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसका मतलब है कि अगर मैंने पहले वेव से, ध्यान दीजिए, पहले वेव से 0 पाथ डिफरेंस या फिर लैम्बडा पाथ डिफरेंस यहाँ तक अगर वेव को कोइंसाइड करवाता हूँ तो भी कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन देखने को मिलेगा। एंड इवन आफ्टर दैट अगर मैं इस वेव को और थोड़ा सा आगे लेकर जाऊँ एंड द डिस्टेंस इज से
यहाँ तक ऐसे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज हाउ मच, 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा। तब भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से अगर इन वेव्स को आप इवन 3 लैम्बडा डिस्टेंस पर भी लेकर जाओ, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 3 लैम्बडा डिस्टेंस तक भी लेकर गया, तो भी आपको कौन सा इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करने के लिए आपकी जो वेव सुपरपोज हो रही है उनके बीच का पाथ डिफरेंस आइदर इट शुड बी 0, लैम्बडा, 2 लैम्बडा या 4 लैम्बडा, 3 लैम्बडा ऐसे चल सकता है। सो इसी का यूज करके अब हम एक रिलेशन बनाते हैं विथ रिगार्ड टू पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो पार्ट हमने लिखा है इसको शिफ्ट कर लेता हूँ लाइक दिस हियर, चलेगा। और अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में पाथ डिफरेंस की। सो फर्स्ट पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, पाथ डिफरेंस दैट डेल्टा एल शुड बी इक्वल टू आइदर 0 और लैम्बडा और 2 लैम्बडा और 3 लैम्बडा एंड सो ऑन। ऐसा अगर है तो भी आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। इसका जनरल रिलेशन होगा n टाइम्स ऑफ लैम्बडा, डेल्टा एल इज व्हाट, n टाइम्स ऑफ लैम्बडा एंड n रिप्रेजेंट्स नंबर, इंटीजर। ठीक है, जो n की वैल्यू होगी वो 0, 1, 2, 3 ऐसे वेरी होती रहेगी। अब हम जानते हैं पाथ रिलेशन का, सॉरी पाथ डिफरेंस का एक रिलेशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू फेज डिफरेंस। क्या रिलेशन होता है वो, अब आपको पता होगा दैट फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाय पाथ डिफरेंस दैट इज डेल्टा एल। तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस। इस रिलेशन को अगर आप यूज करोगे तो फॉर दिस गिवन नंबर ऑफ पाथ डिफरेंसेस यू कैन डायरेक्टली फाइंड फेज डिफरेंस। तो अगर मैं फेज डिफरेंस के टर्म्स में बात करूं तो इफ आई राइट फाई, देन देखो जब दोनों ही वेव्स एक ही पॉइंट से शुरू हुई थी, यहाँ पर जब दोनों ही वेव्स एक ही पॉइंट से शुरू हुई थी तो क्या फेज डिफरेंस था दोनों में, नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए पहली वेव यहाँ से शुरू हुई है और जो सेकंड वेव है वो एक वेवलेंथ के बाद स्टार्ट हुई है, तो पाथ डिफरेंस जब लैम्बडा था तो फेज डिफरेंस एक्चुअली कितने पाई का है, 2 पाई का है। फिर अगर मान लीजिए पाथ डिफरेंस 2 लैम्बडा का है तब फेज डिफरेंस कितना होगा, दैट वुड बी 2 पाई इंटू 2 दैट इज 4 पाई। तो इस तरीके से पाथ डिफरेंस के साथ फेज डिफरेंस वेरी करेगा एंड आई कैन राइट द फेज डिफरेंस का वैल्यू शुड बी आइदर इट इज 0 और 2 पाई और 4 पाई और 6 पाई एंड सो ऑन। और फिर मैं यहाँ से अगर फेज डिफरेंस के लिए रिलेशन बनाऊँ जनरल तो क्या हो जाएगा, 5 वुड बी इक्वल टू से इट इज 2 पाई n और n की जो वैल्यू है दैट कैन वेरी फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। देखो अगर n की वैल्यू को हम 0 लेंगे तो ऑब्वियसली 5 जो है वो 0 हो जाएगा। n की वैल्यू को अगर 1 लेते हैं तो यू गेट फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई। ठीक, तो इस तरीके से रिस्पेक्टिव पाथ डिफरेंसेस के लिए आपको जो है वो रिस्पेक्टिव फेज डिफरेंस मिलेंगे। व्हेन पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा, फेज डिफरेंस इज 2 पाई, 2 लैम्बडा के लिए 4 पाई, 3 लैम्बडा के लिए 6 पाई एंड ऑल। तो ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूले है इसको आपको नोट करके रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के बहुत काम में आने वाले हैं। ठीक है, चलो। सो दिस वाज अवर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेट्स स्टार्ट विथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, एक वेव ड्रॉ कर रहा हूँ जो एक सर्टेन पाथ पर ऐसे ट्रैवल कर रही है इस तरीके से। दिस इज माय फर्स्ट वेव और हर एक वेवलेंथ जो होती है वो एक सिंगल साइकिल होती है वेव का, हमें पता है। ठीक है, चलो ये एक पहली वेव होगी, इसका एम्पलीट्यूड जो है मैं उसको A1 मार्क कर रहा हूँ। अब हम एक दूसरी वेव ले रहे हैं जो बिल्कुल इसी वेव की तरह है, बस उसका एम्पलीट्यूड अलग है। मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो सेम हो सकती है, एम्पलीट्यूड अगर हम अलग कंसिडर कर रहे हैं तो दोनों के एम्पलीट्यूड में एक डिफरेंस होगा। एनीवे, अब जो सेकंड वेव है मान लेते हैं वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, तो दिस इज एक्चुअली द सेकंड वेव ऐसी। ठीक, अब आप देखो पहली वेव यहाँ से शुरू हुई थी और उसने जब एक साइकिल कंप्लीट किया तो दिस डिस्टेंस वाज लैम्बडा, वेयर एज सेकंड वेव व्हेन इट स्टार्टेड इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम पहले वेव का
हाफ हाफ साइकिल से। तो यहाँ पर पहले वेव की हाफ साइकिल की लेंथ होगी λ/2 और λ/2 से अब जब सेकंड वेव स्टार्ट हो गई तो आपने देखा सेकंड वेव का क्रेस्ट पहले वेव के ट्रफ से सुपरपोज हो रहा है और पहले वेव का जो क्रेस्ट है दूसरे वेव के ट्रफ से जब सुपरपोज होता है तो ये क्या कहलाता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो रिजल्टेंट वेव होता है उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। तो जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पज मैं यहाँ पर ऐसे मान लीजिए आपको एम्पलीट्यूड ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ रिजल्टेंट वेव का। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर A1 और A2 रिस्पेक्टिव एम्पलीट्यूड है दो वेव्स के, तो आई कैन राइट दैट R वुड बी, R इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव वुड बी A1 माइनस A2। अगर इस केस में मैं ले लेता हूँ कि A2 इज ग्रेटर देन A1, अगर ऐसा है तो आप देख पा रहे हो कि जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है इट इज मूव्ड टूवर्ड्स द एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड वेव के एम्पलीट्यूड की तरफ यहाँ पर एम्पलीट्यूड दिख रहा है। तो A1 माइनस A2 अगर आप करते हो, A1 5 है, A2 अगर 7 है, तो 5 माइनस 7 वुड बी -2 एंड माइनस साइन बता रहा है कि वो सेकंड वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसकी तरफ होगा, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड चलेगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर कभी ऐसा हुआ कि दो वेव्स डिस्ट्रक्टिवली सुपरपोज होंगे तो जैसे मैंने कहा रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कम हो जाता है तो उसे हम आर मिनिमम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आर मिनिमम कैन बी रिटन एज A1 माइनस A2। उसमें भी देखिए अगर दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम रहा, इफ A1 इज एग्जैक्टली इक्वल टू A2 तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं वेव्स की, तो हम जानते हैं द इंटेंसिटी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेव है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, जो कि एक मिनिमम इंटेंसिटी मुझे दिखाई देगी एंड दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर मिनिमम का स्क्वायर। ठीक, सो आई कैन डायरेक्टली राइट दैट मिनिमम इंटेंसिटी गिवन बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास रहेगा टू कैलकुलेट मिनिमम इंटेंसिटी। हमें ये भी चीज़ समझनी होगी कि दोनों अगर एम्पलीट्यूड सेम रहे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी वुड बी 0, ये है। चलो रिलेशन बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दो रिलेशन देखने हैं, पाथ डिफरेंस वाला और दूसरा फेज डिफरेंस वाला। तो अगर सबसे पहले मैं पाथ डिफरेंस की बात करूँ, फॉर पाथ डिफरेंस, तो देखो ध्यान से समझो, इफ आई से डेल्टा एल इज इक्वल टू, पहले केस में λ/2 जो यहाँ पर हम देख ही रहे हैं ना, दिस इज फर्स्ट वेव, दिस इज सेकंड वेव। अच्छा सर आप ऐसे भी तो कर सकते थे, इस सेकंड वेव को यहाँ से भी स्टार्ट करके बता सकते थे। तो बता तो सकते हैं, लेकिन जब हम दो वेव्स को कंपेयर करते हैं ना तो हम एक्चुअली क्रेस्ट टू क्रेस्ट कंपेयर करते हैं या फिर ट्रफ टू ट्रफ कंपेयर करते हैं। अगर मैं पहले वेव का क्रेस्ट बता रहा हूँ तो मुझे दूसरे वेव को भी क्रेस्ट से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ जो पर्टिकुलरली दो वेव है इनके बीच का पहला पाथ डिफरेंस मैंने क्या लिखा था, λ/2। अगर इस वेव को पहले ही पॉइंट से स्टार्ट कर देता तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता, बराबर है। चलो तो ये एक केस होगी। अच्छा अभी हम और क्या कर सकते हैं, मान लो ये जो पर्टिकुलर सेकंड वेव है वो यहाँ से स्टार्ट ना होती हुए यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट हुई है। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हुई है। तो कितना पाथ डिफरेंस क्रिएट हुआ है, सबसे पहले था λ/2, λ/2 में फिर से लैम्बडा ऐड हो गया तो दैट इज 3 λ/2, 1.5 लैम्बडा है ना, सो 3 λ/2। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि पाथ डिफरेंस इज 3 λ/2। वैसे ही अगर इस वेव को और ज़्यादा शिफ्ट कर लूँगा, मान लीजिए यहाँ से हटा के मैंने इधर इस पॉइंट पर लेकर गया, तो कितना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ पाथ। सो दिस वाज अर्लियर λ/2, देन दिस इज लैम्बडा, देन दिस इज अगेन लैम्बडा, तो 2 लैम्बडा प्लस हाफ लैम्बडा दैट इज 2.5 लैम्बडा विच इज 5 λ/2। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि पाथ डिफरेंस केम आउट टू बी 5 λ/2। और आगे अगर ये चलेगा तो दैट वुड बी अगेन 7 λ/2 एंड सो ऑन। तो यहाँ से ना एक रिलेशन निकल कर आएगा। ठीक है, पहले तो इस वेव को मैं ऐसे लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो रिलेशन निकल कर आएगा एक जनरल रिलेशन, वो क्या होगा, दैट डेल्टा एल इज इक्वल टू 3c ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 इंटू λ/2। ठीक है, उसमें भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगर 2 में कॉमन लेता हूँ सो दिस बिकम्स n माइनस 1/2 इंटू सिर्फ आएगा लैम्बडा, क्योंकि जो 2 कॉमन लिया रहेगा वो 2 और ये लैम्बडा के नीचे वाला 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो द सेम रिलेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज n माइनस 1/2 इंटू लैम्बडा। ठीक है, लेकिन हम इसी रिलेशन को जो है वो यूज करेंगे हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। सेकेंडली
अब हमें फेज डिफरेंस पता करना है, तो यहाँ पर देखो फेज डिफरेंस क्या होगा, इनिशियली जब λ/2 पाथ डिफरेंस है तो दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो पाई का है, ठीक है। फिर अगर इसी वेव को मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता तो दिस इज पाई प्लस 2 पाई, दैट इज हाउ मच, 3 पाई। तो 3 पाई का फेज डिफरेंस होता, यहाँ से स्टार्ट करता तो फिर पाई, दिस इज 2 पाई एंड देन अगेन 2 पाई, दैट इज 5 पाई का फेज डिफरेंस होता। तो इस तरीके से अगर हमें फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने हैं, सो वी कैन से द फेज डिफरेंस कैन बी पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन। तो यहाँ से भी एक जनरल रिलेशन बन सकता है, वो क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ n -1 इंटू पाई। दिस इज द फेज डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अरे ये बात समझ में, यहाँ पे देखो नोटिस करो, λ/2 रिप्रेजेंट्स पाई, बाकी चीजें सेम है। पहले भी केस में देखो लैम्बडा जो है वो 2 पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट करता है, इसलिए हमने सिंपली n के साथ 2 पाई लगा लिया। तो ऐसी भी लॉजिक आप यूज कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और भी तरीके की जो इंटेंसिटी होती है, जैसे अलग अलग तरीके के जब फेज डिफरेंसेस क्रिएट होंगे दो वेव के बीच में, तो उनकी जो इंटेंसिटी का वेरिएशन है उसके लिए हम एक अलग से लेक्चर लेंगे, वहाँ पर उनको डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या फिनोमेना है उसे थोड़ा सा समझते हैं। तो जहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको समझा के दिया था, वहाँ क्या बोला था कि जो दोनों लाइट वेव है हमारी वो कैसी है, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है, हालांकि एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता है। तो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट वो लाइट के सोर्सेस होते हैं जिनसे जो लाइट वेव्स निकलती है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होती है, और दूसरा दो वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है एट एनी गिवन पॉइंट डज नॉट चेंज विथ टाइम। मतलब अगर दो वेव के बीच में मान लेते हैं पाई का फेज डिफरेंस है, कितने का, पाई का, तो हमेशा ही एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम उनके बीच का फेज डिफरेंस पाई ही मिलेगा। या फिर अगर दूसरी कोई वेव है जिनके बीच में फेज डिफरेंस है दोनों वेव का पाई/3, तो आफ्टर एनी टाइम उनके बीच का फेज डिफरेंस आपको पाई/3 ही देखने को मिलेगा एट दैट वन पर्टिकुलर पॉइंट। तो अगर ये पहली वेव है और ये दूसरी वेव है और इनके बीच में इस पॉइंट पर फेज डिफरेंस अगर पाई/3 है, तो आज भी पाई/3, और आप 10,000 साल के बाद भी आकर देखोगे तो भी यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना देखने को मिलेगा, पाई/3 ही देखने को मिलेगा। एंड दिस इज द लॉजिक बिहाइंड कॉलिंग लाइट सोर्सेस एज अ कोहेरेंट लाइट सोर्सेस। ठीक, इतना अगर आपको समझ में आ गया तो मैं आगे बात करता हूँ। देखो अगर आपको इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब जो सुपरपोज होने के बाद रिजल्टेंट वेव निकल रही है उसके इंटेंसिटी में मॉडिफिकेशन चेक करना है, वेयर लाइट हैज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो इंटेंसिटी मैक्सिमम, एंड वेयर लाइट हैज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द इंटेंसिटी इज मिनिमम। तो ये जो मॉडिफिकेशन होता है मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी का, इसे अगर नोटिस करना है तो लाइट के सोर्सेस का कोहेरेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब दो लाइट वेव्स में जो पाथ डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर वो 0 है तो हमेशा 0 रहेगा, अगर वो 2 पाई है तो हमेशा 2 पाई ही रहेगा एट दैट वन पर्टिकुलर पॉइंट वेयर द इंटरफेरेंस इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, तो कोहेरेंट सोर्सेस अगर नहीं है तो आप इंटरफेरेंस पैटर्न नोटिस नहीं कर सकते हो। इसलिए ऐसे बोला जाता है कि द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट is actually the phenomena of two coherent sources of light when their waves propagate and interfere। ठीक है, सो कोहेरेंस ऑफ लाइट वेव्स होना जरूरी होता है। तो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट आर those sources which emits light waves with same frequency and have constant phase difference over the period of time। ठीक है, इतना याद रखो। अब ये जो इंटरफेरेंस फिनोमिना होता है, जहां पर किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर जब वेव सुपरपोज होती जाएगी, एट सम पॉइंट यू विल बी सीइंग हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सम पॉइंट यू विल बी सीइंग लोवेस्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट।
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हाई इंटेंसिटी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लो इंटेंसिटी। फिर मान लीजिए यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा इन बिटवीन टू लाइट वेव्स, फिर यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है मॉडिफिकेशन इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेयर इंटेंसिटी इज मैक्सिमम मिनिमम अल्टरनेटिवली हो रहा है। इस इंटरफेरेंस फिनोमिना को ऑब्जर्व अगर करना है तो आपके लिए ज़रूरी है कि लाइट के जो सोर्सेस है वो कोहेरेंट होने चाहिए। अगर कोहेरेंट नहीं हुए तो आज जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसी पॉइंट पर थोड़ी देर के बाद हो सकता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। तो ऐसे नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन होते रहना चाहिए इन बिटवीन द टू लाइट वेव्स, सो दैट इफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज टेकिंग प्लेस, कंस्ट्रक्टिव वुड हैपन फॉर ऑल द पीरियड ऑफ टाइम एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव दैट वुड बी द सेम। ठीक है, तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि इंटरफेरेंस जो फिनोमिना है ना, इट इज एक्चुअली द फिनोमिना ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। लाइट के सोर्सेस कोहेरेंट नहीं तो इंटरफेरेंस भी नहीं। दूसरी एक चीज आपको पता होनी चाहिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पार्ट में, वो ये है कि दो डिफरेंट जो लाइट सोर्सेस होते हैं वो कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। जैसे मान लो ये एक टॉर्च में ले रहा हूँ, दिस इज वन टॉर्च, ओके, और आइडेंटिकल कैपेसिटी का एक मैं दूसरा टॉर्च ले रहा हूँ, बिल्कुल दोनों ही जुड़वा भाई जैसे दो टॉर्च है। इनसे मान लीजिए एक लाइट वेव ऐसे निकली और इनसे मान लेते हैं एक लाइट वेव ऐसे निकली। फिलहाल मान लेंगे कि जब वो किसी पॉइंट पर आकर ऐसे इंटरफेयर कर गए और उन्होंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया, थोड़ी देर के बाद देखोगे तो इस कंस्ट्रक्टिव के जगह आपको एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते हुए दिखेगा। कभी आप देखोगे कि ना तो कंस्ट्रक्टिव है ना ही डिस्ट्रक्टिव है, उनके बीच में कुछ और ही फेज डिफरेंस है इन बिटवीन टू वेव्स। तो यहाँ पर दो लाइट सोर्सेज हालांकि आइडेंटिकल जैसे दिख रहे थे हमें, लेकिन वो कोहेरेंट नहीं होते हैं क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर सेम फेज डिफरेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप नहीं देख पाते हो। अब ये ऐसे क्यों होता है, वो ऐसे इसलिए होता है क्योंकि कोई भी लाइट प्रोड्यूस कैसे होती है, तो एटॉमिक इंटरेक्शंस के कारण। मतलब एटम है तो एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में जंप करते रहते हैं। ड्यूरिंग जंपिंग फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट लाइट इज इमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। तो उस पर्टिकुलर एटम से ऐसे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इंटरेक्शंस हो रहे होते हैं एटम्स के उनके पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स से बेसिकली, जिसके कारण लाइट के जो पल्स है वो ऐसे इमिट होते हैं। ये जो लाइट के पल्स है दो अलग अलग अगर सोर्सेस है तो वो अलग अलग टाइम पे इमिट होते रहते हैं। हमारी आंखों से ऐसे लगता नहीं कि वो पल्सेस कुछ देर के बाद इमिट हो रहे हैं, मतलब उनके बीच में गैप है, ऐसा हमें आंखों से नहीं पता चलता क्योंकि ये बहुत फास्ट होने वाली प्रोसेस होती है। इसलिए फिर जब दो लाइट वेव दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस से निकलेंगे तो बिकॉज ऑफ गैप इन देयर इमिशन, ऑब्वियसली जो आगे चल के आपको देखने को मिलेगा वो फेज डिफरेंस रिजल्ट में देखने को मिलेगा। तो इसलिए फिर कोहेरेंट सोर्सेस कौन से सोर्स होते हैं, तो अगर आपके पास एक प्राइमरी सोर्स है तो उस एक प्राइमरी सोर्स से हम दो कोहेरेंट सोर्स बना सकते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर कोहेरेंट सोर्स कैन बी फाउंड बाय वन सोर्स ओनली। एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत इजी है। मान लो ये एक टॉर्च है, इस टॉर्च ने एक लाइट वेव प्रोड्यूस की, इसके नीचे मैं एक ऐसे मान लो मिरर रख रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, इस पर्टिकुलर टॉर्च की यहाँ इमेज प्रोड्यूस हो गई। अब यहाँ क्या है, जब पहले टॉर्च ने कुछ लाइट वेव्स भेजे होंगे तो उसी समय इस पर्टिकुलर मिरर के अंदर जो इमेज बनी है टॉर्च की उसने भी लाइट वेव्स भेजे होंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ हम कह सकते हैं कि भैया दिस टू लाइट सोर्सेज दे आर कोहेरेंट इन नेचर। बट एक्चुअल में ये दो इंडिपेंडेंट लाइट है क्या, नहीं, वो एक ही लाइट है। और इसी को अगर मैं प्राइमरी लाइट कहता हूँ या प्राइमरी सोर्स कहता हूं तो प्राइमरी सोर्स से ही हम दो कोहेरेंट सोर्स बना सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल है ना, ये बहुत क्रूड है समझने के लिए। एक्चुअल में कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कैसे बनता है और एक्सपेरिमेंट में हम उसे कैसे यूज करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा आगे एक्सप्लेनेशन को देखना पड़ेगा। मान लो मेरे पास एक पॉइंट सोर्स है, लेट्स से दिस इज अ पॉइंट सोर्स विच इज माई प्राइमरी लाइट सोर्स। तो हम जानते हैं जो पॉइंट सोर्स होते हैं वो कौन से वेव फ्रंट बनाते हैं, स्पेरिकल वेव फ्रंट बनाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने स्पेरिकल वेव फ्रंट बना लिया। थोड़ी देर के लिए इस स्पेरिकल वेव फ्रंट को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ एंड लेट्स से एक कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से मैंने इनको हमारा प्लेन वेव फ्रंट पे कन्वर्ट कर लिया। तो चलो ये हमारे पास एक प्लेन वेव फ्रंट है मान लो। नाउ हाइगन्स का जो वेव प्रिंसिपल है उसके हिसाब से ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो इतने जो मैं वैसे पॉइंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ दे आर एक्टिंग एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। ये सेकेंडरी सोर्स क्या करते हैं, अपने वेव्स प्रोपेगेट करते हैं जिन्हें हम कहते हैं वेवलेट्स। तो इन्होंने देखो पहला दो ही मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लो दीज आर टू वेवलेट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस गिवन सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट,
ठीक है, तो ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है। अब थोड़ा सा समझने के लिए देखो, ये जो वेवलेट्स आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्पेरिकल वेव फ्रंट, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं इनका एनवलप लेता हूँ तो मुझे एक नया वेव फ्रंट मिलता है। तो यहाँ पर मैं एक नया वेव फ्रंट ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज दिस इज अ न्यू वेव फ्रंट। अगर पहला वेव फ्रंट ए बी वेव फ्रंट है और दूसरा वेव फ्रंट मान लीजिए सी डी वेव फ्रंट है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ए बी वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट्स थे उन्होंने सेम टाइम में दोनों ही मतलब उन्होंने सेम टाइम में क्या किया होगा, वेव्स को प्रोपैगेट करवाया होगा। और अगर सेम टाइम में वेव्स प्रोपैगेट हुए हैं तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इनके बीच में किसी तरीके का कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों ही सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं इन सेम टाइम। ठीक है, तो नो पाथ डिफरेंस। और अगर पाथ डिफरेंस नहीं है तो फेज डिफरेंस हुआ क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो फेज डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, 0 अलॉन्ग विथ पाथ डिफरेंस। ठीक, इतना। अब थोड़ी देर के लिए मान लो ये प्रीवियस वेव फ्रंट है और ये एक नया वेव फ्रंट है। सो नए वेव फ्रंट से एक लाइट वेव चली आगे और प्रीवियस वेव फ्रंट से एक लाइट वेव अगर आगे चली है, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इन दो वेव फ्रंट के बीच में अगर पाथ डिफरेंस लैम्बडा का है, कितने का है, लैम्बडा का पाथ डिफरेंस है, तो दो लाइट रेज जो इन वेव फ्रंट को परपेंडिकुलरली मैंने ड्रॉ करके निकाली, उनके भी बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होगा, लैम्बडा होगा। और अगर पाथ डिफरेंस लैम्बडा है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, दैट वुड बी पाई। सो कैन आई से लाइट वेव कमिंग आउट ऑफ दिस टू डिफरेंट वेव फ्रंट्स विल हैव सेम पाथ डिफरेंस, चाहे कोई भी टाइम का इंस्टेंस रहने दो। आज मेजर करोगे तो भी पाई का ही फेज डिफरेंस मिलेगा और एक साल के बाद भी आकर मेजर करोगे तो भी पाथ डिफरेंस आपको कितना मिलेगा, पाई का ही मिलेगा। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि जितने भी सोर्सेस ऑफ लाइट है on these wave fronts which are actually secondary sources of light, and that's why these sources of light are coherent in nature, because light wave emitting out of them will have a constant path and constant phase difference over a period of time। ठीक है, तो इस तरीके से coherent sources are always secondary light sources which are obtained by the wave front। और कौन सा वेव फ्रंट, फ्रॉम अ प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक है, या प्राइमरी सोर्स से निकला हुआ वेव फ्रंट। इतना हमें पता होना चाहिए। अब हम आगे बात करेंगे और समझेंगे यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो यहाँ पर हमें इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करके देगा। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और उससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग जो डेरिवेशन है उनको समझेंगे।